नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो टाइटन पनडुब्बी जो कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गई थी, वो लापता हो गए, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको टाइटन पनडुब्बी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा क्या है और लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं उसको देखने के लिए, तो उसको समझेंगे हम लोग। तो टाइटैनिक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये टाइटैनिक क्या था। तो ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज़ जो कि अपनी पहले सफ़र के लिए निकलता है, ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है। इस जहाज़ में बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, एक्टर्स, बिजनेसमैन, कहीं सेलिब्रिटीज़ लोग इसमें बैठते हैं। लगभग 2200 लोग अपने पहले सफ़र के लिए निकलते हैं। ये लोग जब निकलते हैं तो अमेरिका की तरफ निकलते हैं, तो एक बड़ा सा महासागर है वहाँ पर, अटलांटिक महासागर, वहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा सा हम इस जहाज़ के बारे में देखें कि इसके फ़ीचर्स क्या थे। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज़ था। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 269 मीटर ये लंबा था। ऊंचाई में हम लोग देखें तो 50 मीटर ये ऊंचा रहा है। इस जहाज़ के बारे में, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा समझें। इसमें 4 लेयर थे। कहा जाता है कि एक लेयर टूटेगी, दूसरी टूटेगी, तीसरी भी टूट जाएगी, तब भी ये कभी डूब ही नहीं सकता है। इस तरह के इस जहाज़ को कहा जाता है। जब कंपनी जो जहाज़ बनाने वाली थी उसने इतना प्रचार कर दिया था कि ये जहाज़ ऐसा है दुनिया का जो कभी डूब ही नहीं सकता है, आइसबर्ग से टकराने के बाद भी ये डूब नहीं सकता। अब इसकी फैसिलिटीज़ में देखें हम लोग तो यहाँ पर स्विमिंग पूल था, इस जहाज़ के अंदर ही स्विमिंग पूल, हीटेड स्विमिंग पूल, वो भी 4 रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट रहे हैं। यहाँ पर जिम की सुविधा थी, लाइब्रेरी सुविधा, 2 बार शॉप थी यहाँ पर। इस तरह की पूरी फैसिलिटीज़ थी। पूरी फैसिलिटी के साथ में ये रवाना होता है, अपने सफ़र के लिए निकलता है। अब ये अटलांटिक महासागर की तरफ निकल चुका था। 2 दिन के बाद में 12 अप्रैल को, जब यहाँ पर अटलांटिक महासागर के ये 2 दिन बीत चुके थे, आधी दूर पहुँच चुका था ये, वहाँ पर इसको पहली वार्निंग दी जाती है कि आगे अटलांटिक महासागर में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं। इस तरह की वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन इग्नोर कर दिया था इन्होंने, क्योंकि ये उस समय में कहा जाता है और कंपनी ने भी कहा था कि ये सबसे लग्जरी वाला है उस समय का, क्योंकि यहाँ पर ना तो कभी ये डूब सकता ना इस तरह से। 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस होता है और दूसरा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो इस जहाज़ वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस था। वार्निंग दे दी, फिर ये अटलांटिक महासागर में बढ़ता गया। फिर 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की बात है, 11:40 को फिर इनको वार्निंग मिली। इस समय तक इनको 6 वार्निंग मिल चुकी थी पहले भी। अब ये वार्निंग मिलती है 11:40 को। वार्निंग मिली कि आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग है। आइसबर्ग से कंट्रोल करते करते, सामने आइसबर्ग था, बड़ा बर्फ़ का पहाड़। अब कंट्रोल करते करते ही वहाँ तक जा पहुँचा था और टकरा गया था। जो 4 लेयर मैंने बताए थे पहले कि 4 लेयर थे, अगर एक लेयर भी टूटती है तो भी कुछ समस्या नहीं, 2 भी, इस तरह से कोई समस्या नहीं। अब वो लेयर से ऊपरी वाला हिस्से से टकराया है और रगड़ते हुए, घिसते हुए आगे गया। ये 9 से 10 सेकंड से घिसते हुए आगे गया। अब वहाँ का आगे वाला भाग जो था इसका टूट गया। फिर भी वो लोग आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि हमारा जहाज़ डूब ही नहीं सकता, छोटे बड़े आइसबर्ग टकराएंगे और उससे जहाज़ हमारा निकल जाएगा। इस तरह से सब अपनी सफ़र, अपनी मंजिल की तरफ, एक अच्छे बेहतर जीवन के लिए निकल रहे थे सब लोग। अब आगे वाला हिस्सा टूटा। अब इतनी ज़ोर से टूटा था कि आप समझ रहे होंगे यहाँ की बर्फ़ से कैसे जहाज़ डूब सकता है। बर्फ़ से टकराने के बाद बर्फ़ टूट जानी चाहिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में एक बर्फ़ के पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस जहाज़ से बड़े बड़े बर्फ़ हैं। तो इससे टकराने के बाद में आगे वाला हिस्सा टूटा। अब जो हिस्सा टूटा था वहाँ से पानी भरना शुरू हुआ था। रात को 12 बज चुके थे और उस दिन ऐसा था कि चंद्रमा भी नहीं था उस समय बाहर निकला हुआ। रात हो गई थी तो लाइट भी इस तरह के नहीं थे और उस दिन चंद्रमा भी नहीं थे निकला हुआ, तो समुद्र में एकदम पूरा अंधेरा था। अब ये टकराने के बाद में जो हिस्सा आगे पानी भरना शुरू हुआ, एक लेयर में भरा, दूसरी लेयर में भी भरा, तब तक आश्वस्त थे लोग। 12 बज चुके थे वहाँ पर। इन्होंने फिर 12 बजे थे, ऐसा लगने लगा पायलट को यहाँ पर कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, अब संभवतः ये जहाज़ डूब सकता है। इस तरह से इन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो तरंगों के द्वारा उस तरह से सिग्नल छोड़े गए हैं ताकि आसपास कोई जहाज़ रहेगा तो हमारी मदद के लिए आएगा। अब यहाँ पर डूबने के
लिए तैयार था। इस तरह से पानी भरना चालू हुआ। अब इन्होंने इमरजेंसी बोट जो होती है वहाँ पर, लाइफ बोट कहा जाता है, जबकि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 48 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं थी वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि 20 लाइफ बोट थी जो कि 20 लाई गए थे। उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारा जहाज़ डूब ही नहीं सकता है, इसलिए वो 20 लेके आए थे। अब जैसे ही जैसे पानी भरना चालू हुआ, पहली लेयर से दूसरी लेयर की तरफ पानी भरा, अब इनको लगने लगा था कि हम डूब जाएंगे। इस तरह से फिर इन्होंने लाइफ बोट नीचे उतारना शुरू की। जहाज़ से लाइफ बोट को नीचे उतारा, लाइफ बोट को नीचे उतारा, और उसमें प्रोटोकॉल के तहत ये रहता है कि पहले महिलाओं और बच्चों को उसमें बिठाया जाता है। तो महिलाओं और बच्चों को बिठाया जाता है और उनको बिठाकर रवाना किया जाता है। उनको बिठाया, फिर जैसे ही जैसे पानी भरता गया, फिर अफरा तफरी मच गई एक तरह से। तो बैठने के लिए लड़ाई झगड़े इस तरह से होने लग गए जहाज़ में ही, सब तरह से। कुछ लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया, और फिर ऊपर इन लोगों ने उस समय में रॉकेट छोड़े ऊपर मदद के लिए, ताकि आसपास कोई जहाज़ हो तो वो आए। रॉकेट भी छोड़े, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि पास में ही एक जहाज़ था, वहाँ तक उनको सिग्नल मिल गया था, पर उनको ये लगा गया, वहाँ पर पायलट के द्वारा ये कहा गया उस समय में कि बड़े बड़े लोग हैं उस समय के, क्योंकि इस जहाज़ में जो सफ़र करने वाले थे वो सेलिब्रिटी, वो बड़े बड़े लोग थे, करोड़पति लोग। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे ये लोग, इस तरह से उन्होंने इग्नोर कर दिया था। अब यहाँ पर ये डूबने लगा। कुछ लोग जो, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, 2200 लोग थे, बोट भी इतनी नहीं थी कि उनको सेफ जगह पर ले जा सके। वहाँ पर जितने लोगों को वो ले गए, उसके बाद में डूबने लगा ये जहाज़। ये 2 बजे के आसपास इन्होंने फिर सिग्नल दिए थे, तो इनके पास में अटलांटिक महासागर में एक और जहाज़ था जो कि 104 किलोमीटर के आसपास था। उसको सिग्नल मिल गए थे, उनने डायरेक्शन चेंज किया। उनको लगा कि टाइटैनिक जहाज़ जो है वो ख़तरे में है। अब उनके 104 किलोमीटर दूर था ये वहाँ पर। उसको आने में, अगर वो टॉप स्पीड से भी आता है अपना, तो उसको आने में ही उसको 3 घंटे समय लग जाएंगे। उसको आते आते ये डूब जाएगा। जैसे पूरा पानी भरने लगा, तो इस जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा था, आगे वाले हिस्से में पानी भरा था, आगे वाले हिस्से में पानी भरने की वजह से डूब गया था, और पीछे वाला हिस्सा उड़ गया था। उस वजह से जो मशीन वाली जो तकनीकी थी वो काम करना भी बंद कर दी थी। इस तरह से आगे वाला हिस्सा इसका टूट गया था, और इस तरह से ये डूबना चालू हुआ। तो इस जहाज़ में 2200 लोग थे। उसमें से कहा जाता है कि लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इसमें, और ये उस समय में डूब गया था। और कुछ लोग जो थे 700 के आसपास, जो बोट थी लाइफ बोट, उसके द्वारा उनको बचाया गया। और वो जहाज़ उस समय तक पहुंचा था जब लाइफ बोट में जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थान पर उनको उस समय में पहुंचाया गया था। अब अटलांटिक महासागर में जब ये टकराया था उस समय में, अब कहा जाता है कि वहाँ पर ये लगभग 3800 मीटर की गहराई में ये गया है। कहीं इस पे थ्योरी से, कहीं मूवियाँ भी इस पे बन चुकी हैं, कहीं फॉरेन मूवियाँ, और हमारे देश में भी बहुत तरह की मूवियाँ बनी हैं जिसमें अलग अलग तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं। और ये समय बीतने के बाद में समय आता है 1985 का। उस समय में रिसर्च, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, और उस समय में पता चला कि जो टाइटैनिक डूबा हुआ अटलांटिक महासागर में डूबा है, 3800 गहराई में ये डूबा हुआ, इस तरह से पता चला इसके मलबे का। 1985 में जाके इसका मलबा पता चला। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है कि इस मलबे में, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये तो डूब गया था। अब ये डूबने के बाद में अभी कुछ लोग ऐसे जो करोड़पति होते हैं, जो कि खतरे वाली चीज़ें रहती है, त्रासदी वाली चीज़ें होती हैं, उनको देखने के उत्सुक रहते हैं। तो ऐसे ही अभी हाल ही में चर्चा में बना था पनडुब्बी टाइटन सबमरीन, उसका नाम है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या था। सबमरीन जो टाइटन है उसको बनाने वाली कंपनी ओशियन गेट नामक कंपनी है, जो कि 2009 में ये कंपनी डेवलप हुई, वो बनी थी। और ये कंपनी जो काम करती है समुद्री रिसर्च के लिए, उद्योग के लिए और पर्यटन उद्योग के लिए काम करती है। इन्होंने एक पनडुब्बी बनाई, सबमरीन पनडुब्बी बनाई है, जो कि समुद्र के अंदर जाती है ये, और रिसर्च करती है और पर्यटन के लिए। अब ये जो चर्चा में रही जो सबमरीन पनडुब्बी, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये सबमरीन पनडुब्बी जो है, इसकी लंबाई हम लोग देखेंगे तो 7 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई 2.8 मीटर इसकी लंबाई है, और इसमें 5 सीट लगे हुए हैं, एक पायलट के, और 4 लोग बैठ सकते हैं इसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो लगभग 96 घंटे की रहती है ऑक्सीजन सप्लाईज। अब ये जो कैसे काम करती है वो देखेंगे। तो ये कार्बन फाइबर की बनी हुई है। इसको पानी के गहराई के हिसाब से डेवलप किया गया है, क्योंकि इसको गहराई में जाना होता है रिसर्च करने के लिए, पर्यटन आदि के लिए इनको जाना पड़ता है, उस हिसाब से इसको बनाया गया है।
अब जो ये सबमरीन थी ये 5 सीटर है, और इसमें 5 सीटर में जो अगर कीमत देखी जाती है, इसको पर्यटन के लिए जो लोग अभी गए थे वो पर्यटन के लिए गए थे, समुद्री पर्यटन के लिए। जो मेरीन है सबमरीन, वो पर्यटन के लिए जा रही थी। जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा अटलांटिक महासागर में, उसका मलबा देखने के शौकीन है ये लोग, कि किस तरह से मरे हैं, किस तरह से जहाज़ पड़ा है, वो देखने के लिए इनको उत्सुकता थी। वो कहते हैं ना कि जिनके पास पैसे होते हैं वो कुछ भी करने का सोचते हैं। तो ये जो 5 लोग जो गए हैं, टॉप कंपनी के CEO है, जो एशियन गेट जो कंपनी है, जो सबमरीन को बनाने वाली कंपनी, उसका CEO भी इसमें था। उसके साथ में पाकिस्तान के 2 अरबपति बाप बेटे, उनके बेटे की उम्र 19 साल थी, वो लोग। इस तरह के 5 अरबपति लोग ये समुद्री यात्रा के लिए, वो मलबा देखने के लिए जा रहे थे। मलबा किस तरह से है ना। अब ये कार्बन फाइबर की है और इसके अंदर आगे कांच लगा होता है ताकि ये देख पाते हैं कि यहाँ किस तरह का है। अब ये निकलते हैं, 18 जून की बात है, 18 जून 2023 की बात है अभी के। 18 जून को ये लोग अटलांटिक महासागर में जाते हैं, जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था। वहाँ पर जाकर एक जहाज़ रहता है, उस जहाज़ के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। उस जहाज़ से उतारा इसको अटलांटिक महासागर में ले जाकर, वहाँ से उतारा और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको उतारा। इसमें यह है कि ये हर 15 मिनट में सिग्नल देती है, एक मैसेज देती है। जैसे 15 मिनट हो गए उसके बाद में जैसे कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुशल मंगल जा रही हूँ, है ना। इस तरह से सिग्नल मिलते हैं, मैसेज दिए जाते हैं। हर 15 मिनट में मैसेज मिलता है कि हाँ ठीक ठाक जा रहे हैं। अब ये जा रही थी और लगभग 2 घंटे के आसपास इसका सिग्नल मिलना बंद हो गया। तब ऊपर कंट्रोल जो जहाज़ था उसको पता चला कि कुछ ना कुछ समस्या आई है। तो जब ये 2 घंटे के बाद में भी कुछ टेक्निकल ख़राबी रही, इस तरह से पता चला होगा। फिर ये जैसे ही गई है नीचे गई, और कहा जाता है कि 96 घंटे का जो ऑक्सीजन इसमें रहता है, अगर कुछ समस्या भी आती है तो जो इसके अंदर जो लोग हैं वो 96 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। उसके अंदर अंदर अपने को ढूंढना पड़ता है। अब ये निकलती है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में अभी पता चलता है कि ये इसमें भयंकर विस्फोट हुआ और वो एक तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए, एक तरह से पूरी तरह से फूट गए। और इसके अभी जो खोज कर रहे हैं वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो टाइटैनिक जो डूबा था, इसका मलबा, उस मलबे के 1600 मीटर के पास में इसका मलबा मिला है, जो अभी गई पनडुब्बी उसमें, इस पनडुब्बी में। तो इसके फूटने का भी कारण कहा जाता है कि इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा थी, इस वजह से भी एक कारण माना जाता है फूटने का। क्योंकि सतह का तापमान जो था और वो नीचे जहाँ पनडुब्बी गई थी वहाँ का टेम्परेचर हम देखो तो 380 गुना ज़्यादा था। तो इस तरह की अब जो मलबा देखने गई थी वो भी कहीं ना कहीं लापता होकर वो भी अपनी जान गंवा दी है। इस तरह से पनडुब्बी रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।